Hello friends, my name is Disha. Welcome to this channel Medipedia. Today we will discuss about polysaccharides. लास्ट वीडियोस में हमने देखा था मोनोसैकेराइड्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शंस एंड साथ ही में हम डाइसैकेराइड्स को भी इंडिविजुअली देख चुके हैं. सो आज हम देखने वाले हैं polysaccharides. First of all, polysaccharides are simply glycans that is consist of repeated units of monosaccharides or their derivatives held together by glycosidic bonds. मतलब कि जो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स काफी सारे मोनोसेक्राइड्स की रिपीटेड यूनिट्स हैं. ठीक है, जो किससे बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से. तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक. तो वही हमने यहाँ पे कहा. दे आर प्राइमरली कंसर्न विथ टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस. दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है पॉलीसेक्राइड्स के, स्ट्रक्चर एंड साथ ही में क्या करते हैं ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी, सच एज ग्लाइकोजन, स्टार्च. जो क्या करते हैं, जो अपना पॉलीसेक्राइड्स या मोनोसेक्राइड्स या फिर एनर्जीज है उनको स्टोर करके रखते हैं. पॉलीसेक्राइड्स में भी लीनियर और as well as branched polymers. It means if ऐसे हैं, कौन सा बॉन्ड है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो वो लीनियर स्ट्रक्चर है. अगर यहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगी, अपनी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी. तो उसे हम ब्रांच पॉलीमर्स भी कह सकते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स व्हिच आर ओनली लीनियर पॉलीमर्स. देखिए, जितने भी पॉलीसेक्राइड्स है, जो स्ट्रक्चर है किसकी, प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड की, वो सभी क्या होते हैं, लीनियर ही है. मतलब कि वो सभी किससे जुड़े हुए हैं, अल्फा 1 या 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं. Occurrence of branches in polysaccharides is due to the fact that glycosidic linkage can be formed at any one of the hydroxyl groups of a monosaccharides. Means कभी-कभी MCQ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्रांचेस होती है ना, जो पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं उनमें ये जो ब्रांचेस होती है, ये जो क्या होती है, ये जो क्या होती है, ब्रांचेस होती है ना, ये ब्रांचेस किससे मिलके बनी होती है, या ये ब्रांचेस है, यहाँ पे मान लीजिए एक ब्रांच फॉर्म हो गई है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है. तो ये क्यों बना, तो ये बनता है कि जो लिंकेज है, जो जुड़ सकता है, तो वो तो कहीं भी जुड़ सकता है. कहाँ पे, कौन से बॉन्ड से, तो हाइड्रोक्सिल. जहां पे भी OH जहां पे भी होगा वहां पे क्या हो सकता है, इजीली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म हो सकता है, मतलब ब्रांचेस बन सकती है. पॉलीसेक्राइड्स आर ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं पॉलीसेक्राइड्स, 2 टाइप के. एंड आई थिंक ये भी हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था तो पढ़ लिया था. ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड सेकंड इज हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स. होमो का मीन सेम. ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब भी होमोपॉलीसेक्राइड्स को तोड़ा गया, हाइड्रोलाइसिस किया गया, दे यील्ड ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स. They are named based on the nature of monosaccharides. Thus, glucans are polymers of glucose, whereas fructogens are polymers of fructose, such as starch, glycogen, and cellulose. हमने क्या कहा कि मान लीजिए बहुत पॉलीसेक्राइड की यूनिट है, जिसे मैं कुछ ऐसे शो करूंगी, बहुत पॉलीसेक्राइड की यूनिट है. जब इन्हें हाइड्रोलाइसिस किया गया, जब इन्हें तोड़ा गया, तो हमें क्या मिले, हमें एक जैसे ही मोनोसेक्राइड्स मिले. सेम मोनोसेक्राइड्स मींस होमोपॉलीसेक्राइड्स. एंड अगर वहां पे क्या है, वो जो पॉलीसेक्राइड्स है वो किसी ग्लूकोज का है तो उसे हम ग्लूकान्स कहते हैं. एंड इफ वो पॉलीमर्स फ्रक्टोज के हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोसन्स कहते हैं. तो ये नॉमन कल्चर जो किया गया, नेम जो दिया गया, वो बेस है किस पे, मोनोसेक्राइड्स के नेचर पे, कि वहां पे कौन सा बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O कीटो है या एल्डो है. ठीक है, तो होमोपॉलीसेक्राइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज. तो वो तो आपको पता ही होने चाहिए. आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स. तो हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स में हमने देखा कि जब हाइड्रोलाइसिस किया गया, मिक्सचर ऑफ ए फ्यू मोनोसेक्राइड्स और देयर डेरिवेटिव्स हमें मिले, मतलब अलग अलग टाइप के मोनोसेक्राइड्स हमें मिले. इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसे हम बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल से हम समझ सकते हैं. कि मान लीजिए टॉफी का पैकेट है, इफ वो कच्चा मैंगो टॉफी का पैकेट है तो उसमें क्या होगी, कच्चा मैंगो टॉफीज ही होगी. लेकिन एक ऐसी टॉफीज का पैकेट है जो अलग अलग कलर्स की है, तो वो क्या है, हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स है. अलग अलग कलर्स के ही मोनोसेक्राइड्स वहां पे पाए जाते हैं. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. हम अपना फर्स्ट होमोपॉलीसेक्राइड्स यहाँ पे देखते हैं. तो
फर्स्ट इज स्टार्च। अब ये स्टार्च क्या होता है? तो स्टार्च इज द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व प्लांट्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर हायर एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्च हायर एनिमल्स एंड सच इंक्लूडिंग एज ए मैन। तो मैन के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज सोर्स, डाइटरी सोर्स कौन है? स्टार्च। स्टार्च हम काफी अमाउंट में लेते हैं एंड वो होता किस में है स्टार्च? तो हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स एंड साथ ही वेजिटेबल्स। ठीक है। स्टार्च इज ए होमोपॉलीमर। तो ये तो अभी हमने पहले ही पढ़ा कि होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं, लेकिन बने किससे होते हैं? तो स्टार्च बना होता है डी ग्लूकोज यूनिट से, जो क्या होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़ी हुई होती है। तो अब यहाँ कौन है? ग्लूकोज है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? ग्लूकोसन भी कह सकते हैं, ग्लूकन भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ। स्टार्च दो चीजों से मिलकर बना है, किससे? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब मैम ये अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन तो समझ ही नहीं आते हैं। आइए हम इसे समझते हैं कि when starch is treated with boiling water 10 to 20% is solubilized, this part is called amylose, and amylose is made up of glucose units with alpha 1 4 glycosidic linkage to form an unbranched long chain with a molecular weight 400,000 4 लाख डाल्टन एंड उससे भी ज्यादा। तो ये क्या कहा है? एक चीज तो इस बात से क्लियर हो गई है कि जो अमाइलोज होते हैं ना, ये अमाइलोज जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है। मतलब कि एक ग्लूकोज, देन सेकंड ग्लूकोज, देन थर्ड ग्लूकोज, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर हो गई है। बनी कैसे? तो जब हमने स्टार्च लिया और स्टार्च को जब हमने बॉइलिंग वाटर, जब हमने उसे पानी में बॉइल किया, उबाला, तो हमने देखा कि 10 to 20% जो पार्ट था स्टार्च का सॉल्युबल हो गया है, किसमें? पानी में घुल गया है। उसी को हमने क्या कहा? अमाइलोज कहा। अमाइलोज किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज की यूनिट से, क्योंकि स्टार्च भी तो ग्लूकोज डी ग्लूकोज की यूनिट से ही मिलके बना था। एंड ये कौन से? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से है, क्योंकि अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन है, लीनियर स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बॉइल किया गया था, 10 to 20% पार्ट ही सॉल्युबलाइज्ड हुआ, एंड कितना? 400,000 4 लाख डाल्टन या इससे भी ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। किसका मॉलिक्यूलर वेट है? स्टार्च का नहीं है, माइलोज का है। माइलोपेक्टिन की बात की जाए तो आप नीचे देख सकते हैं, मैंने दोनों की स्ट्रक्चर दी है यहाँ पे आपको, अल्फा अमाइलोज की एंड साथ ही अमाइलोपेक्टिन की भी दी है। अमाइलोपेक्टिन क्या है कि वो 10 to 20% तो सॉल्युबल हो गया है, लेकिन वो जो 80 to 90% इनसॉल्युबल वाला पार्ट है, उसको क्या किया? उसने क्या किया? वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया, एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या बना दिए? पेस्ट लाइक जेल बना दिया। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम इजीली समझ सकते हैं, जो चिया सीड्स आते हैं, बहुत थोड़े से चिया सीड्स होते हैं, लेकिन इफ उन्हें नाइट में पानी में भिगो के रख दिया जाए तो वो क्या करेंगे? उसे एब्सॉर्ब कर लेंगे, पानी को एब्सॉर्ब करके बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो वैसे ही क्या किया कि जो सॉल्युबल होना था वो तो सॉल्युबल हो गया अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन ने क्या किया? वो जो पानी था उसको एब्सॉर्ब किया और एक जेल लाइक पेस्ट वहां पे बना दिया, एक जेल बना दिया। अमाइलोपेक्टिन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, वो भी डी ग्लूकोज से मिलकर बना है, बट इट इज हाईली ब्रांच्ड। अब ब्रांच्ड है इसका मतलब 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे फॉर्म होगा। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, एज कम एज अप्रोक्स ये हो सकता है 1 मिलियन तक। ठीक है। एंड जो इसकी स्ट्रक्चर है वो सेम होती है किससे? आइसोमाल्टोज से। तो आइसोमाल्टोज अभी तक आपको नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप डाइसैकेराइड की वीडियोस, डाइसैकेराइड्स की वीडियोस भी इजीली देख सकते हैं। ठीक है। तो अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज दोनों की स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसे चाहिए, चाहे वो कहीं भी अटैच हो सकता है, जहां पे भी उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे मिलेगा। स्टार्च हाइड्रोलाइसिस जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें पता होना चाहिए। स्टार्च का जो हाइड्रोलाइसिस है वो आयोडीन टेस्ट से किया जा सकता है, दैट स्टार्च विल फॉर्म ए ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। स्टार्च कैसे फॉर्म होगा? स्टार्च जो है वो अपना ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, तब आयोडीन के साथ। दिस कलर disappears on heating and reappears when cooled.
सो दिस इज द सेंसिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। हमने क्या कहा, एक आयोडीन टेस्ट लिया। आयोडीन टेस्ट में हमने क्या किया कि स्टार्च को जब आयोडीन के साथ ट्रीट किया तो जैसे ही हमने उसको, वो कैसा हो गया, ब्लू कलर के उसने फॉर्म किया, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया स्टार्च ने, किसके साथ, आयोडीन के साथ। एंड जैसे ही हमने उसको हीट किया कलर गायब हो गया, और जैसे ही वो ठंडा हुआ, थोड़ा सा कूल हुआ, तो ब्लू कलर वापस से हमें दिखने लग गया है। तो ये सेंसिटिव टेस्ट है स्टार्च के लिए, हम स्टार्च को इजीली पहचान सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, स्टार्च इज ए नॉन रिड्यूसिंग। अब ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, अब नॉन रिड्यूसिंग है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ओसा जोन्स है वो फॉर्म नहीं होते हैं। अब ये क्यों नहीं फॉर्म होते हैं, इसके लिए तो आपको रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, वहां हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो फ्री शुगर ग्रुप्स है वो नेग्लिजिबल है, किसमें, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। तो ये हम पहले रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स वीडियो में पढ़ चुके हैं। When starch is hydrolyzed by mild acid, smaller and smaller fragments are produced. जब भी स्टार्च को माइल्ड एसिड में ट्रीट किया जाता है तो वो टूट जाएगा। वो कैसे टूटेगा, बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाएगा। Thus, hydrolysis for a short time produces amylodextrin, which gives violet color with iodine and is non-reducing. हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये जो स्टार्च था ना यहाँ पे, वो स्टार्च सबसे पहले किसमें टूटता है, अमाइलोडेक्स्ट्रिन में टूटता है। और ये अमाइलोडेक्स्ट्रिन कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है आयोडीन के साथ जब टूट। एंड ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्या होता है ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। मतलब ये क्या नहीं हो सकता है, रिडक्शन नहीं हो सकता है। इसमें क्या नहीं होगा, यहाँ पे इसमें रिडक्शन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, फर्दर हाइड्रोलाइसिस। अब इसका ज्यादा हाइड्रोलाइसिस हमने करने की कोशिश की, अमाइलोडेक्स्ट्रिन को भी तोड़ने की कोशिश की, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इरेथ्रोडेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इरेथ्रोडेक्स्ट्रिन है वो रेड कलर हमें देगा। माइल्ड रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एंड जब रिडक्शन होता है किसका, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा, लास्ट में कौन सा कलर मिलता है हमको, रेड कलर मिलता है, ठीक है। लेटर कौन, बाद में कौन फॉर्म होगा, एक्टोडेक्स्ट्रिन फॉर्म होगा, जिसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन ये क्या है, ये रिड्यूसिंग है, ठीक है। एंड फर्दर ऑन माल्टोज, लास्ट में कौन फॉर्म होगा, माल्टोज फॉर्म होगा। और ये भी कोई कलर नहीं देता है, लेकिन ये क्या है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि माल्टोज के क्या होते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक्शन ऑफ माल्टोज की बात की जाए, अगर हम बात करें सॉरी अगर हम बात करें एक्शन ऑफ अमाइलेजेस की, ठीक है, माल्टोज नहीं, एक्शन अमाइलेज की, हम क्या देखते हैं, ऑन स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। कहाँ होता है, सलाइवरी अमाइलेज माउथ में होता है, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज पैनक्रियाज में होता है। दे बोथ आर अल्फा अमाइलेज एंड व्हिच एक्ट एट random on alpha 1,4 glycosidic bond to split starch into smaller units, that is dextrin, and finally to alpha maltose, ठीक है। अल्फा जो अमाइलेज है वो क्या करेंगे, ओनली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेंगे। एंड जो बीटा अमाइलेजेस है वो कौन से हैं, प्लांट ऑरिजिन होते हैं, सच एज आलमंड, जर्मिनेटिंग सीड्स, बादाम होते हैं वो बेसिकली, विच स्प्लिट्स स्टार्च टू फॉर्म बीटा माल्टोज। वो क्या करेंगे, बीटा माल्टोज फॉर्म करेंगे। तो अब हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि जो माल्टोज होते हैं ना वो भी टू टाइप्स के होते हैं। तो अल्फा माल्टोज है वो कहाँ हो, सलाइवरी अमाइलेज में, पैंक्रियाटिक अमाइलेज में। जो बीटा अमाइलेज है वो कहाँ, प्लांट ओरिजिन, ठीक है। दे एक्ट ऑन अमाइलोज टू स्प्लिट माल्टोज यूनिट्स कंसिक्वेंटली। मतलब जो अमाइलोज है उसने क्या किया, माल्टोज को भी तोड़ा, ठीक है। ये कहाँ होंगे, बीटा माल्टोज एंड अल्फा माल्टेज, बीटा माल्टेज एंड अल्फा माल्टेज, ये क्या करेंगे, अमाइलेज को तोड़ेंगे माल्टोज में। व्हेन बीटा अमाइलेज ऑन, दिस इज एज, ओके, दिस इज एन एंजाइम, so this is okay. The when beta amylase acts on amylopectin, the beta amylase act amylopectin मतलब ब्रांच वाली पे जब उसने एक्ट किया तो माल्टोज यूनिट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अमाइलोपेक्टिन।
until the action of enzyme is blocked at the 1,6-glycosidic linkage. The action of beta amylase stops at branching points, leaving a large molecule called limit dextrin and residual dextrin. It means हम ये समझ सकते हैं कि जो एंजाइम्स है ना, इन्होंने क्या किया है, अभी तक वो जो लाइन वाली स्ट्रक्चर थी ना, ये जो लाइन वाली स्ट्रक्चर थी उसे ही तोड़ पाए हैं, ये जो ब्रांच वाली स्ट्रक्चर थी उसे ये अभी तक नहीं तोड़ पाए हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। तो चलते हैं हम डेक्स्ट्रीन पे। ये डेक्स्ट्रीन तो बन गया है स्टार्च से या स्टार्च के टुकड़ों से, लेकिन ये डेक्स्ट्रीन है क्या? तो डेक्स्ट्रीन्स आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ स्टार्च बाय द एंजाइम अमाइलेज और डाइल्यूट एसिड्स। अमाइलेज जो अपना एंजाइम था उसने, डाइल्यूट एसिड्स ने क्या किया, जो स्टार्च है उसे तोड़ा एंड तोड़ने पे ब्रेकडाउन प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट कौन मिला, हम डेक्स्ट्रीन मिला। एंड प्रोडक्ट्स क्यों नहीं कहते हैं हम, क्योंकि डेक्स्ट्रीन भी आगे चल के टूटेगा। स्टार्च इज subsequently hydrolyzed through different dextrins and finally to maltose and glucose। स्टार्च भी आगे जाके बहुत से अलग अलग डेक्स्ट्रीन्स में टूटती है एंड लास्ट में वो माल्टोज एंड ग्लूकोज में फॉर्म हो जाती है, बना देती है। The various intermediates identified by iodine coloration are soluble starch, blue, amylodextrin, violet, erythdextrin, red and eclodextrin no color, जो हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। Dextrin. They are highly branched homopolymers of glucose units with 1,4, 1,6 and 1,3 linkage. डेक्सट्रेन में क्या होता है, डेक्सट्रेन में हमें एक नई चीज पता चली कि डेक्सट्रेन में कौन सा लिंकेज हो सकता है, 1,3 लिंकेज भी हो सकता है। डेक्सट्रेन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेक्सट्रेन्स एक ग्लूकोज के पॉलीमर्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। They have molecular weight 1 million to 4 million। अब सोच सकते हैं हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना ज्यादा होता है, अमाइलोडेक्स्ट्रिन से भी ज्यादा होता है डेक्स्ट्रेंस का मॉलिक्यूलर वेट। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। Since they will not easily go out of vascular compartment, they are used for intravenous infusion as plasma volume expander for the treatment of hypovolemic shock। ये जो हमने अभी देखा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, ये जो डेक्स्ट्रेंस है वो इजीली वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स, या मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे इजीली नहीं निकल पाते हैं, इसीलिए हम इनका यूज करते हैं इंट्रावीनियसली। ठीक है, आईवी से हम इनका यूज करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम के एक्सपेंडर के लिए। जब हाइपोवॉलेमिक शॉक आता है तो हम क्या चाहते हैं कि प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़े, तो हम क्या देते हैं, आईवी देते हैं, क्या देते हैं, डेक्स्ट्रेंस। दे आर यूज्ड एज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर इन द ट्रांसफ्यूजन क्रोमेटोग्राफी सच एज जेल फिल्ट्रेशन। जो किया जाता है जेल फिल्ट्रेशन में भी हम क्या यूज करते हैं, इनुलिन ही हम यूज करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनुलिन। इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ डी फ्रक्टोज। अब हमने क्या कहा, अभी तक तो हमने क्या पढ़े थे, ग्लूकान्स पढ़े थे या ग्लूकोसन्स पढ़े थे। अब हमने देखा कि कोई ऐसा पॉलीसेक्राइड्स भी है जो फ्रक्टोज से मिलके बना है, तो वो क्या हो जाएगा, अपना फ्रक्टोसन हो जाएगा। तो फ्रक्टोसन कौन होता है, इनुलिन होता है, जो किससे मिलके बना है, डी फ्रक्टोज से। स्टार्च किससे मिलके बना था, डी ग्लूकोज से। एंड बनता कैसे है, बीटा 1,2 लिंकेज से। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इट अकर्स इन दहलिया बल्ब्स, गार्लिक एंड अनियन। प्याज, लहसुन एंड दहलिया बल्ब्स में ये पाया जाता है। एंड इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम होता है, कितना हो सकता है, जस्ट 5,000। एंड ये इजीली वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इंसुलिन क्या, इनुलिन क्या होता है, इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में। एंड इनुलिन को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है बॉडी से, so it is used for assessing kidney functions through measurement of GFR and renal clearance value। आपने देखा होगा जब भी क्लियरेंस वैल्यू हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, इनुलिन क्लियरेंस भी देखते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी में यूटिलाइज तो किया नहीं जाता, तो जितना हमने उसे दिया है आईवी या जो भी जितना भी हमने उसको इंसर्ट किया है, बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया है, उतना ही क्या होगा, वो किडनी जो जीएफआर है उससे फिल्टर होगा और फिल्टर होके क्रिएट हो जाएगा। तो हम इजीली क्या देख सकते हैं कि अपना जो जीएफआर है, तो अपना ग्लोमेरुलस है वो अच्छे से वर्क करता है या नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है किडनी फंक्शंस देखने के लिए। तो चले हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट वन इज, देखा जाए कि जो ये डी ग्लूकोज होते हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं, डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं। अब ये डेक्सट्रोज यूज कब की जाती है, इफ आप देखें बेड साइड मेडिसिन में हम क्या देखते हैं, डेक्सट्रोज वर्ड यूज करते हैं, जो क्या होता है, डी ग्लूकोज ही होता है। सच एग्जाम्पल हम कहते हैं ना डेक्सट्रोज ड्रिप, ये क्या होता है, डेक्सट्रोज ड्रिप में डेक्सट्रिन होता है, एंड ये डेक्सट्रिन पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफ स्टार्च के। हम सोच सकते हैं डेक्सट्रिन डिफरेंट है, एंड डेक्सट्रिन भी डिफरेंट है, जो बहुत ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड डेक्सट्रिन को बनाता कौन है, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरियाज। बात की जाए इनुलिन की तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी टंग स्प्लिटिंग हो जाती है इनुलिन एंड इंसुलिन में। इनुलिन इज ए पॉलीसेक्राइड्स मेड अप ऑफ फ्रक्टोज यूनिट। इनुलिन क्या होता है, एक पॉलीसेक्राइड होता है जो फ्रक्टोज की यूनिट से बना होता है, मतलब बहुत सी फ्रक्टोज यूनिट्स मिलके इनुलिन को बनाती है। एंड ये जो किडनी के फंक्शंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की बात की जाए तो वो होता है पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स, मतलब प्रोटीन से बना हुआ एक ऐसा हार्मोन जो किस पर एक्ट करता है, इन कार्बोहाइड्रेट्स पे एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म पे करता है। ये हम कहाँ देखते हैं, ये हम डायबिटीज मेलाइटस में देखते हैं, वहां हम बहुत डीपली इसे देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। Glycogen is the carbohydrate reserve in animals, hence often referred to as animal starch. इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। एंड ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है लीवर में, एंड फॉलोड बाय मसल्स। मतलब मैं ये कह सकती हूँ ये क्या होता है, ये स्टोर होता है, जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है कहाँ पर, लीवर एंड मसल्स में। ब्रेन में भी हो सकता है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स। ग्लाइकोजन जो अपना है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है, एंड बेसिकली किसमें, जो क्लोरोफिल्स को नहीं बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट एंड फंगी। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोपैक्टिन की जैसे ही सेम स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, लेकिन ग्लाइकोजन में ज्यादा ब्रांचेस पाई जाती है एज कंपेयर टू एमाइलोपेक्टिन के। Glucose is the repeated unit in glycogen joined by 1,4 glycosidic bonds and glycosidic bonds at branching points. The molecular weight up to 1 to 1 and the number of glucose units up to 25,000. तो जो मॉलिक्यूलर वेट है ये ज्यादा कम एंड यूनिट्स ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि जो ग्लाइकोजन है आया कहाँ से है, पेन कहाँ से हुआ है। It is the reserve carbohydrate in animals and it is stored in liver and muscles. तो हम क्या कह सकते हैं that the about 5% of weight of liver is made up of glycogen. ये जो लीवर का इतना ज्यादा वेट होता है उसका 5% वेट किसकी वजह से होता है, ग्लाइकोजन की वजह से, क्योंकि वो इतना ग्लाइकोजन अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर डिपॉजिटेड एज ग्लाइकोजन। बहुत ज्यादा अमाउंट में एक कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया जाए, मेटाबोलाइज नहीं हो, तो वो कहाँ हो जा सकती है, वो लीवर में जाके वहां पर डिपॉजिट हो सकती है। एंड ग्लाइकोजन जो है वो बनता किससे है, अल्फा 1,4 लिंकेज से बनता है। इसके पास 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हो सकते हैं, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में इजीली देख सकते हो। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। दिखा आपको यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट, यहाँ देखिए ये क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन है, एंड इस चेन के पास में भी क्या है, यहाँ पे एक और ब्रांच निकल गई। इस चेन के पास क्या हुआ, यहाँ से ब्रांच निकली फिर एक और ब्रांच निकल गई। अमाइलोपैक्टिन एटलीस्ट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। एंड हम क्या देखते हैं दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 5 मिलियन। ठीक है, इनर मोस्ट जो ग्लाइकोजन की कोर होती है वो क्या होते हैं, प्राइमर प्रोटीन होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ग्लाइकोजेनिन भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे, ग्लाइकोजेनिन वर्ड एक यूज किया जाता है, वो हम इसे कह सकते हैं। एंड जो ग्लाइकोजेंस होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रांच होते हैं एज कंपेयर टू अमाइलो एक्टिन के। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
नेक्स्ट बात की जाए काइटिन की, तो काइटिन भी क्या होता है? काइटिन हम बहुत देखते हैं कहाँ पे? एक वो स्ट्रक्चर प्रोटीन है, एक्सोस्केलेटन बनाता है ये बेसिकली इंसेक्ट्स का। काइटिन बना किससे होता है? एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन यूनिट्स से बना होता है। बहुत से यूनिट्स मिलती है कैसे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एंड ये एक्सोस्केलेटन बनाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलुलोज। सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड्स है, होमोपॉलीसेकेराइड्स है, एंड ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूएट्स? 99% ऑफ कॉटन एंड 50% ऑफ वुड। सेलुलोज होता कहाँ है? तो सेलुलोज अकर्स इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। सेलुलोज बेसिकली प्लांट्स में होता है, एंड प्लांट्स में भी कहाँ होगा? उनकी प्लांट की सेल वॉल में होता है। It is made up of glucose units combined with beta 1,4 linkage। तो आपको जस्ट ये तो पता होना चाहिए कि जो सेलुलोज है उसमें कौन सा लिंकेज होता है। एंड स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होती है, सेलुलोज में ब्रांचेस नहीं होती। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका भी काफी ज्यादा होता है, 2 to 5 million। सेलुलोज इज टोटली एब्सेंट इन एनिमल बॉडी। सेलुलोज एब्सेंट होता है एनिमल्स में, इट मीन्स हम में भी वो एब्सेंट होता है, ह्यूमन बींग्स में भी एब्सेंट होता है। सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय मैमल्स इंक्लूडिंग मैन ड्यू टू लेक ऑफ द एंजाइम दैट क्लीव्स बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अमाइलेज ब्रेक्स बॉन्ड्स ओनली। यहाँ पे क्या होता है अपनी बॉडी में? अमाइलेज ही क्या कर सकता है? बॉन्ड को तोड़ सकता है। एंड हम देखते हैं कि जो बॉन्ड सेलुलोज को तोड़ सकता है, जो एंजाइम सेलुलोज को तोड़ सकता है, वो अपनी बॉडी में पाया ही नहीं जा सकता जो उस बॉन्ड को तोड़ सके। Certain ruminants and herbivores animals have large cecum which harbor bacteria। हम क्या देखते हैं? तो जो herbivores या हम क्या कर सकते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सीकम बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि वो बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं? वहां पर रहने के लिए जगह दे सकते हैं। ठीक है, वहां पर वो अच्छे से जी सकते हैं बैक्टीरियाज। दीज बैक्टीरिया कैन हाइड्रोलाइज सेलुलोज, एंड ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं, इट मीन उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल्स। व्हाइट एंट्स, जो सफेद चींटियां होती है, ऑल्सो डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। क्योंकि व्हाइट एंट जो होती है, व्हाइट चींटी जो होती है, उसकी इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज yields a disaccharide cellulose followed by beta D glucose. Beta 1,4 based are hydrolyzed by the enzyme cellobiase, but the enzyme is absent in animal and such human being system या human digestive system। ठीक है, देखते हैं कि जो सेलुलोज है, जब सेलुलोज को जब तोड़ा गया तो हमें क्या मिलेगा? एक सेलोबियोस मिलेगा जो एक डाइग्लिसराइड्स होता है। मतलब कि जब हमने इस सेलुलोज को जब हमने इस सेलुलोज को तोड़ा तो हमें क्या मिलेगी? बहुत सी डाइसेक्राइड सेलोबियोस की यूनिट्स मिलेगी। किससे? बीटा डी ग्लूकोज से आई हुई। ये जो टूटेगा ना, ये जो एंजाइम जो जिससे ये टूटा है, वो ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, एनिमल्स में नहीं होता। इसीलिए cellulose though not digested has great importance in human nutrition। तो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। It is a major constituent of fiber, the non-digestible carbohydrates। क्यों? क्योंकि सेलुलोज में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं। हम कहते हैं ना प्लांट्स में फाइबर होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ सेलुलोज। एंड फाइबर्स क्या होते हैं? नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं। द फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर इंक्लूड decreasing the absorption of glucose and cholesterol from the intestine. Besides, they increase the bulk of fixed। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं इनका काम क्या होता है? ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करना, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करना, एंड जो स्टूल है, स्टूल के अमाउंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। Cellulose is the starting material to produce fibers, celluloids, nitrocellulose and plastics। सेलुलोज से ही बनते हैं ये सब चीजें। क्या? फाइबर्स, सेलुलॉइड्स, नाइट्रोसेलुलोज एंड प्लास्टिक्स। एंड नीचे आप दोनों की स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं एंड सेलोबियोस बनाते हैं, एंड ऐसे ही यूनिट्स जुड़ के क्या बनाती है?
सेल्यूलोज बनाती है। सेलुलोज से सेल्यूलोज कैसे बनता है वो हमें समझ में आ गया है। आज की वीडियो में हमने देखा था होमोपॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आज ही इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, एंड साथ ही में लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।